हमारे YouTube चैनल पढ़ लो विद सुसानम पर आपका स्वागत है। हम आपके साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर, जो कि हमारी कक्षा 10वीं का जो इतिहास विषय है उसके अंतर्गत यह हमारी तीसरी वीडियो होगी। और इससे पहले हम अब तक 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने जाना था जो फ्रेडरिक सयू हैं वह 4 चित्रों की श्रृंखला बनाते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। दूसरा जो टॉपिक था हमारा अर्नस्ट रेनन जो हैं एक फ्रांसीसी विचारक जो थे, उन्होंने राष्ट्र पर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं उसको समझा। और तीसरा जो लेक्चर था उसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के बारे में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा नेपोलियन संहिता, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1804 की नागरिक संहिता। प्रश्न जो पूछा जाता है इससे संबंधित वह प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए अपने शासन के दौरान। तो जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। एक प्रश्न तो आपका ये सीधा सीधा बन सकता है कि नेपोलियन ने अपने शासन के दौरान कौन से प्रशासनिक सुधार किए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है 1804 की नेपोलियन संहिता क्या है, या 1804 की नागरिक संहिता क्या है। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न भी रखे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जो कि 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। दूसरा प्रश्न, नेपोलियन संहिता का वर्णन कीजिए। या तीसरा जो प्रश्न हम बता रहे हैं आपको, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए नेपोलियन द्वारा कौन से उपाय किए गए। तो यह सभी प्रश्न और इन सभी प्रश्नों का जो आंसर होगा वह हमने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स होंगे, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने वो काउंट नहीं किए। तो ये पॉइंट्स जब आप कवर कर लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले, या इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में जानेंगे। नेपोलियन जो है आपका फ्रांस का सम्राट बनता है, और नेपोलियन का जो पूरा नाम है वो नेपोलियन डी बोनापार्ट है। इसका जन्म जो है वो 15 अगस्त 1769 को होता है, और यह जो इसका जन्म स्थान है वो कोर्सिका की राजधानी वो है अजासियो, और यह एक भूमध्य सागर में स्थित द्वीप है। जो कोर्सिका है वह क्या है, भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है। यहाँ पर आपके नेपोलियन का जन्म होता है। इसको जो नेपोलियन है इसको नेपोलियन प्रथम के नाम से जाना जाता है, या यह जो व्यक्ति है नेपोलियन, यह इतिहास में नेपोलियन प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। और इसको कहा जाता है कि यह जो नेपोलियन था वह फ्रांसीसी क्रांति की संतान था, यानी नेपोलियन को फ्रांसीसी जो क्रांति होती है उसका संतान माना जाता है। यह 11 मई 1799 को सम्राट बनता है, और 1815 तक अपना साम्राज्य अच्छे से चलाता है, और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए यह युद्ध लड़ता है। 1815 में एक वाटरलू का युद्ध होता है, और उस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है, और उसका जो साम्राज्य है वह उसके हाथ से निकल जाता है। वहां से जब इसकी हार हो जाती है तो इसको निर्वासित कर दिया जाता है सेंट हेलेना द्वीप पर, और 1821 में इसकी मृत्यु होती है उसी द्वीप पर जहां पर इसको निर्वासित किया गया था। तो
जब 1799 में राजा बनता है और 1804 में एक सिविल कोड या नागरिक संहिता लेकर आता है, उसमें यह क्या करता है या उसके द्वारा क्या क्या किए गए कार्य थे, उन्हीं का वर्णन हमने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है, जिनको हम थोड़ी सी देर में देखने वाले हैं। तो एक तो नेपोलियन द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार के माध्यम से प्रश्न हो सकता है। 1804 की नेपोलियन संहिता क्या थी, ये प्रश्न बन सकता है। 1804 की नागरिक संहिता क्या थी, ये प्रश्न बन सकता है। तो अब इसमें जो आपकी नेपोलियन संहिता थी या जो नागरिक संहिता थी, यह फ्रांसीसी के जो भी नियंत्रण वाले क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों पर लागू की गई थी। पहला पॉइंट कहता है आपका कि जो नागरिक संहिता 1804 की जो थी नेपोलियन द्वारा जो लागू की गई, वह फ्रांसीसी कब्जे वाले जितने भी क्षेत्र थे, नियंत्रण वाले जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों पर इसको लागू किया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य या स्टेट आते थे उस समय के जो देश हैं, वो कौन कौन से हैं? डच गणतंत्र है, स्विट्जरलैंड है, इटली है और जर्मनी है। इन देशों में, फ्रांस के अतिरिक्त इन देशों में इस चीज को लागू किया जाता है और इसके माध्यम से वहां का जो प्रशासनिक विभाजन है उसको सरल बनाया जाता है। तो नेपोलियन द्वारा फ्रांस के अतिरिक्त कौन से क्षेत्र थे जहां पर जो उसकी 1804 की नागरिक संहिता थी उसको लागू किया गया? तो वह था आपका डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी। इसके अतिरिक्त जो नेपोलियन है वह आपका, क्योंकि फ्रांस में जन्म आधारित कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे लोगों को, पादरी वर्ग हो गया, कुलीन वर्ग हो गया, तो ऐसे अधिकार जो लोगों को मिले हुए थे जो कि जन्म पर आधारित थे, उन विशेषाधिकारों को नेपोलियन द्वारा समाप्त कर दिया गया। दूसरा, सभी को कानून के समक्ष बराबरी का हक, अधिकार दिया गया। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, संपत्ति का जो अधिकार था उसे सुरक्षित बनाया गया। यानी 3 काम हमने देखे। पहला, जन्म आधारित जो विशेषाधिकार प्राप्त थे कुछ वर्गों को, उनको समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो काम था उसने कानून के समक्ष सभी लोगों को बराबर रखा। और तीसरा जो आपका संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को उसने सुरक्षित बनाया। सामंती व्यवस्था जो फ्यूडल सिस्टम चला रहा था फ्रांस में, उसको उसने समाप्त कर दिया। इसके अलावा जो किसानों को, जो किसान भूदासत्व और जागीरदारी जैसे जो शुल्क थे उनसे परेशान रहते थे, उनको भी आपके नेपोलियन द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी भूदासत्व जैसी व्यवस्था और जागीरदारी जैसे शुल्कों से नेपोलियन द्वारा किसानों को मुक्ति दे दी जाती है। शहर में जो कारीगर रहते थे, शहर के जो कारीगर थे, वह श्रेणी संघ बना लेते थे और उससे पहले जो वंश, जो आपका शासन करने वाले लोग थे, उन्होंने उस पर नियंत्रण लगा लिया था, जिन्हें हम गिल्ड्स बोलते हैं। इन गिल्ड्स यानी संगठन होते थे ये कारीगरों के, जिन पर नियंत्रण था, लेकिन नेपोलियन ने इस नियंत्रण को हटा दिया। इसके अतिरिक्त यातायात एवं संचार की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार किया गया। मानक तथा भार की नई व्यवस्था लागू की गई। एक समान जो व्यवस्था होनी चाहिए किसी भी देश में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भार और नाप के साधन थे, कहीं कम था कहीं ज्यादा था, तो उसको एक समान किया गया। एक राष्ट्रीय मुद्रा की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जाती है नेपोलियन के द्वारा, जिससे कि देश में अधिक से अधिक आर्थिक तौर पर जो सुधार हो सके, उसके लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जाती है। शिक्षा की उन्नति हो, शिक्षा में बढ़ोतरी हो, उसके लिए नेपोलियन द्वारा फ्रांस में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की जाती है। इसके अलावा जो नेपोलियन है वह कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित करता है। यानी स्टेट जो है वो ऐसे कभी किसी धर्म का फेवर नहीं करता है, राज्य किसी धर्म का फेवर नहीं करता है, लेकिन यहाँ इसने कैथोलिक जो धर्म है उसको राजधर्म के तौर पर अपनाया। इसके अतिरिक्त इसने विद्वान लोगों
और आपके जो कलाकार थे, देशभक्त थे, उनको सम्मानित करने के लिए उसने एक प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना की। क्या करता है, जो विद्वान लोग हैं, कलाकार हैं, देशभक्त हैं, उनको सम्मान मिले, उनको सम्मानित करने का मौका मिले, तो इसके लिए वो क्या करता है, प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करता है। इसके अतिरिक्त जो दंड का विधान था, जो दंड के तरीके थे, उनको और कठोर बनाने का काम करता है आपका नेपोलियन। इसके अतिरिक्त नेपोलियन के जो ये सुधार हुए, नेपोलियन द्वारा ये सुधार किए गए, इससे क्या होता है, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए जो उद्योगपति बने थे, वह एक नई प्रकार की स्वतंत्रता जो होती है उसको चखते हैं। यानी जो उनको अभी इस तरह से जो उनको छूट मिल रही है, उनको अधिकार मिल रहे हैं, तो इससे उन्हें लगता है कि ये उनके लिए कुछ नया है और उसको वह एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो जो नेपोलियन द्वारा ये सुधार किए जाते हैं, वो किसानों, कारीगरों, मजदूरों और उद्योगपतियों में एक तरह से उनके लिए एक उत्सव जैसा माहौल लेकर आते हैं और जिससे ये खुश होते हैं। तो यह जो पॉइंट्स थे, एक बार हम काउंट करते हैं कितने पॉइंट्स बन रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पॉइंट्स बन रहे हैं, जो कि नेपोलियन द्वारा कौन कौन से कार्य थे जो किए गए, या 1804 की नेपोलियन संहिता क्या थी या नागरिक संहिता क्या थी, उसके अंतर्गत हम यहाँ 17 पॉइंट्स लिख चुके हैं। और इनको आपको करने में या इनको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यह आपको एकदम सरलीकृत करके सामने आपके लिख दिए गए हैं। जैसे एक बार हम रिवाइज कर लें, सबसे जो पहला जो 1804 की जो नेपोलियन संहिता होती है, वो जो लागू की जाती है, वो फ्रांसीसी क्षेत्र के अलावा जो उसका नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, चाहे आपका डच जो गणतंत्र था वह क्षेत्र हो, या फिर आपका स्विट्जरलैंड हो, या फिर आपका इटली और जर्मनी हो, उन सभी क्षेत्रों पर इसको लागू किया जाता है। जन्म आधारित जो विशेषाधिकार लोगों को प्राप्त थे, उनको समाप्त कर दिया जाता है। कानून के समक्ष सभी को बराबरी का मौका मिलता है। संपत्ति का जो अधिकार था उसे सुरक्षित बना दिया जाता है। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। किसानों को भूदासत्व और जो जागीरदारी शुल्क जैसी व्यवस्था थी, उनसे किसानों को मुक्ति मिल जाती है। यातायात एवं जो आपका संचार की व्यवस्था थी, उसको सुधार किया जाता है। शहरों में जो श्रेणी संघ होते थे, उनसे जो आपका जो नियंत्रण लगा दिया गया था पुराने शासकों द्वारा, उसको उस नियंत्रण को हटा दिया जाता है। मानक तथा भार के लिए नेपोलियन द्वारा जो एक समान व्यवस्था की जाती है, एक राष्ट्रीय मुद्रा की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा आर्थिक सुधार करने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जाती है। शिक्षा की उन्नति के लिए वह यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना करता है। और इसके अतिरिक्त कैथोलिक जो धर्म है उसको राजधर्म बनाता है। और अंत में जो बिंदु है वह है आपका कि जो आपके उस समय विद्वान लोग हैं, कलाकार हैं, देशभक्त लोग हैं, उनको सम्मानित करने के लिए प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करता है और दंड के विधान को कठोर बनाता है, जिससे कि जो अपराध हैं उन पर अंकुश लग सके। उसके भय से जो जब दंड का विधान कठोर होगा तो उसके जो दंड मिलेगा उसके भय से लोग जो हैं वह अपराध जो है वो कम करेंगे। तो इस जो दंड का विधान था उसे कठोर बनाया गया। और ये जो सुधार किए गए, इन सुधारों से वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो कारीगर थे, वहाँ के जो मजदूर थे और वहाँ के जो नए उद्योगपति थे, उन्होंने एक नई स्वतंत्रता या हम कहें एक उनको नई आज़ादी मिली हो या उन्होंने एक नई आज़ादी चखी हो, ऐसा उत्सव मनाया। तो ये जो सुधार थे उस समय के फ्रांस के समाज में हुए और उन्हें लगा कि ये जो परिवर्तन किए गए हैं नेपोलियन द्वारा, यह उनके लिए बेहतर है। तो आज के हमने इस वीडियो में अभी तक हमने जो देखा है वो हमने एक ही टॉपिक रखा था। वो जो टॉपिक था 1804 की नेपोलियन संहिता रखा था, जिसमें हमने शुरुआत में आपको नेपोलियन का परिचय बता दिया और इसके अतिरिक्त जो नेपोलियन के द्वारा जो किए गए सुधार थे वह आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपका डाउट है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं कोई कमी रह गई है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं और उसे सुधारने का प्रयास करूंगा और आपको बेहतर देने का प्रयास करूंगा।
तो मैं एक बार अपना जो लक्ष्य है, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनको लिए उनको बता देता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है वह है जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वह सीबीएसई द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर जो पेपर आता है उसमें वह बच्चा 80 आउट ऑफ 80 जो आपका थ्योरी का पेपर होगा उसमें बच्चे इतने मार्क्स प्राप्त कर सकें, ये हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम किताब का एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है पूरा पेपर यहीं से आता है, किसी भी एक्स्ट्रा बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, जितना हो सके उतना एनसीईआरटी पढ़िए, वहीं से पूरा पेपर आएगा। तो मेरा जो ध्येय है वो ये है कि आपको जितना हो सके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो भी टॉपिक्स मैं आपको करा सकता हूँ वो मैं आपको कराऊं। तो इसी के ध्यान में रखते हुए मैं आपको कोई 4-5 टॉपिक एक बार में नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक लेकर हम चल रहे हैं जिससे कि आप आसानी से कर सकें। और हमारा पूरा जो फोकस है वो एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि पूरा बोर्ड का पेपर जो आता है वो यहीं से आता है। सिर्फ प्रश्न की जो भाषा होती है वह थोड़ी सी समझने में अगर आ जाए तो हमें कोई खास दिक्कत होती नहीं है। तो बस हम ही वो जो भाषा लिखी हुई है एनसीईआरटी की उसी को समझ कर चलना है। उससे जो भाषा हेडिंग्स वगैरह जो भी दे रखी हैं मैं उनको और सरलीकृत करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपकी समझ में भी आएगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो आप हमारा सहयोग करें और सहयोग के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी स्टूडेंट्स आपके साथी हों, जो आपके मित्र हों, उनके साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए, उनसे फीडबैक ले लीजिए एक बार क्या कोई सारी चीज़ें सही हैं। और आप उस फीडबैक को हमें कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं, जिससे ये सब चीज़ें जो होती हैं हो सकता है कि थोड़ा सा कमेंट करने से क्या हो जाता है, ये एक जो भी वीडियो बनाते हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। उन्हें कोई चीज़ उत्प्रेरक चाहिए होता है जिससे कि वह आगे उस काम को करते रहें। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी कमी लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो उसको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, ऐसे बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें, चाहे वो आपके सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो, या किसी अभी आपकी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। इसमें लाइन बाय लाइन जो आपकी एनसीईआरटी है वो बहुत सारी कंपटीशन में ऐसी ऐसी एज इट इज पूछ ली जाती है। तो मैं वही एनसीईआरटी की जो किताब है आपकी 10th क्लास की उसको सीधा पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी की किताब से। तो आप ऐसे लोगों के साथ इसको साझा कर सकते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।